हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अगले विद्वान हिंदी साहित्य इतिहासकार मित्र बंधु जी का एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथ मित्र बंधु विनोद एवं हिंदी नवरत्न के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गार्था दत्तात्रेय का अध्ययन किया है। इसी क्रम में आज हम लोग जो है मित्र बंधु का अध्ययन करेंगे, मित्र बंधुओं का अध्ययन करेंगे। जो मित्र बंधुओं में तीन भाई थे जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो उसमें आप सभी लोग जानते हैं सुखदेव बिहारी मित्र, श्याम बिहारी मित्र और गणेश बिहारी मित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहेंगे क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मित्र बंधु वो में शामिल नहीं था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मिश्र बंधु। तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं का हम लोग अध्ययन करें। इसमें हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मिश्र बंधु जो है ये रहने वाले कहाँ के थे, तो क्या बताएंगे? इटौंजा। इटौंजा ये कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे लखनऊ। इटौंजा लखनऊ। और कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ अगर हम थोड़ी सी बात करें कि इसमें कौन कौन से मित्र बंधुओं में शामिल थे, तो आप बताएंगे सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और क्या आप नाम बताएंगे? गणेश बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीन नाम जो है मित्र बंधुओं में शामिल होते हैं। ठीक है। इनको आप विशेष रूप से याद करेंगे, ये यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है। अब इनके ग्रंथ की बात करें, अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें तो अगर देखें रचना यानी कि ग्रंथ क्या था इनका, तो क्या बताएंगे? ग्रंथ क्या था इनका? तो था मित्र बंधु, मित्र बंधु विनोद। क्या था इनका ग्रंथ? तो ग्रंथ था मित्र बंधु विनोद। ठीक है। प्रकाशन की बात करें, इसके प्रकाशन की बात करें तो चार भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। कितने भागों में? तो चार भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। कितने भागों में? तो बताएंगे आप चार भागों में। तो चार भाग कौन कौन से थे? तो बताएंगे प्रथम तीन भागों का प्रकाशन, प्रथम तीन भागों का प्रकाशन, भागों का प्रकाशन 1913 में। कब? 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। प्रकाश प्रथम चार भागों का प्रकाशन। चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो बताएंगे चौथे भाग का प्रकाशन, भाग का प्रकाशन की बात करेंगे तो चौथे भाग का प्रकाशन जो हुआ है वो हुआ है 1934 ईस्वी में। ठीक है। चौथे भाग का प्रकाशन। अगर यहाँ पर हम प्रथम तीन भागों में कवियों की बात करें तो प्रथम तीन भागों में कुल कवियों की बात करें तो इसमें जो है तीन भागों में कुल कवि कितने थे? कुल कवियों की संख्या की बात करेंगे तो कुल कवि कितने थे? तो बताएंगे आप 3671। ठीक है। चौथे भाग में कुल कवियों की बात करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 4591। लगभग में 5000 कवियों का इनके ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है। अगर हम इसके ग्रंथ के पृष्ठों की बात करें, मित्र बंधु विनोद में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी? तो क्या बताएंगे? कुल पृष्ठों की संख्या कितनी रही थी? तो यहाँ बताएंगे कुल पृष्ठ
कुल पृष्ठों की संख्या अगर आपसे कभी पूछ दी जाए, वैसे तो बहुत रेयर केस है, लेकिन फिर भी 2250 कुल पृष्ठ इसमें थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ चीजें। ये जो मिश्रबंधु विनोद लिखा था, क्या इससे पहले भी कुछ चीजें लिखी है इन्होंने, कोई ग्रंथ लिखा है? तो बिल्कुल हाँ कहेंगे, नोट करके लिखेंगे आप लोग, नोट करके लिखेंगे। इससे पहले किससे? मिश्रबंधु विनोद, यहां लिखो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद से पहले इन्होंने, मिश्र बंधु विनोद से पहले इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो क्या बताएंगे? हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, ठीक है, नामक, हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ लिखकर, ग्रंथ लिखकर लिखकर इस तरीके से बनाएंगे, लिखकर हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की, तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की। ठीक है, शुरुआत की। ये बात है कि अगर आपसे पूछा जाए तुलनात्मक आलोचना किस ग्रंथ से मानी जाती है हिंदी में, तो क्या बताएंगे? हिंदी नवरत्न से। परंतु इसमें जो है संपूर्ण कवियों को स्थान प्राप्त न हो सका, इसमें संपूर्ण कवियों को स्थान प्राप्त न हो सका, इसलिए इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो कवि छूट जा रहे थे, बहुत से कवि इसमें, भाई हिंदी नवरत्न में सिर्फ हिंदी, हिंदी के 9 कवियों को ही स्थान मिल पाया था, तो बाकी तो हिंदी के कवि छूट रहे थे। तो उन छूटे हुए कवियों को प्रकाश में लाने के लिए इन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना की। किसकी? तो बताएंगे किसकी? मिश्र बंधु विनोद की। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आ, कुछ विशेषताएं। तो ग्रंथ की विशेषताएं देखें, अगर हम लोग ग्रंथ की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है, कौन से? मिश्र बंधु विनोद जो है ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, विनोद की विशेषताएं की विशेषताएं, ठीक है। तो ये जो है विश्वबंधु विनोद जो है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरुआत से पॉइंट लिखते हैं नंबर 1, अज्ञात कवियों को, अज्ञात कवियों को शामिल करके, शामिल, अज्ञात कवियों को शामिल करके इनके साहित्यिक महत्व पर, साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला, साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला, ये बात, ठीक है। ये तो बात रही कि जो बहुत से कवि थे जो छूट जा रहे थे, उनको इसमें शामिल किया, और शामिल ही नहीं किया वरन इनके जो साहित्यिक महत्व रहा है इन कवियों का, उस पर भी इन्होंने प्रकाश डालने का कार्य किया है। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे, कवियों के जीवन चरित्र, कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ, कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ, के साथ साथ साहित्य के, साहित्य के, साहित्य के विभिन्न, साहित्य के
विविध अंगों पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो यहाँ बात किया है कि जीवन चरित्र, तो इन्होंने जीवन चरित्र का तो उल्लेख किया ही किया है, साथ ही विविध उनके विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला है। नंबर 3 की बात करें अगर, इस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है, तुलनात्मक तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किया है, का अनुसरण। जो कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया है, कवियों को, उनको उन पर इन्होंने तुलना भी की, आपस में उनकी तुलना की है और उसी आधार पर उनको जो है इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे, सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन इतिवृत्तात्मक लेखन प्राप्त होता है। ठीक है, तो होता है, तो ये जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन भी प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है ना। अगला अगर हम लोग देखें, इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने और क्या किया है, ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया है, अनुसरण किया। तो जो ग्रियर्सन की पद्धति थी उसका जो है अनुसरण किया तथा अनुसरण, यहां लिखो किया नहीं, अनुसरण करते हुए कवियों को उचित स्थान सुनिश्चित किया, यही लिखे सुनिश्चित किया। ठीक है, ये बात है, यानी कि इन्होंने जो ग्रियर्सन की पद्धति थी, क्रमानुसार पद्धति या कालक्रम पद्धति थी, उसका अनुसरण करते हुए इन्होंने कवियों को जो है विशेष तौर पे स्थान उनको देने का कार्य किया है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे और इसमें देखते हैं कि आधार ग्रंथ कौन कौन से थे। तो आधार ग्रंथ, इन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना की है, इसको लिखने के लिए कौन कौन से ग्रंथों का सहारा लिया है, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं आधार ग्रंथ। ठीक है ना। आधार ग्रंथ में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने शामिल किए हैं, जिनको आधार माना है, ये हम लोग देखते हैं। नंबर 1 की बात करें अगर, तो नंबर 1 में इन्होंने किसको लिया है, तो लिखेंगे पहली बात तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ। नंबर 1 की बात तो यह है कि इन्होंने जो कवियों ने स्वतः ही लिखे हैं उनको इसमें शामिल किया है, उनको भी शामिल किया है। नंबर 2 की बात करेंगे तो कहेंगे शिव सिंह सरोज। कौन? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में कितने कवि भाई हैं, कितने कवियों का उल्लेख किया गया, बताएंगे कोई? 1003। ठीक है ना। नंबर 3 की बात करेंगे, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसको भी इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो है किसका ग्रंथ है, तो आप बताएंगे हिंदुस्तान, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये ग्रंथ है। ठीक है, हिंदुस्तान। क्लियर है। चौथा जो आधार ग्रंथ माना है, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख, इसको भी इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। ठीक है। फिर इन्होंने खुद की जांच की है, इन्होंने खुद अपने आप भी जांच की है। तो मित्र बंधुओं की
मित्र बंधुओं की स्वकीय जांच, स्वकीय स्वकीय जांच, स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां, एवं किंवदंतियां, किंवदंतियां। अब किंवदंतियां क्या यार, एक तो इन्होंने स्वतः ही जांच की, उनको भी शामिल किया है, और लोगों के द्वारा जो सुना गया है उनको भी इन्होंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। ठीक है। नंबर 6 जो है काशी नागरी प्रचारी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज। ठीक है। जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो खोज की गई थी उसको भी इन्होंने शामिल किया है, आधार ग्रंथ बनाया है। ठीक है, क्लियर है ना। इसके अलावा अन्य लोगों के द्वारा, जो हिंदी प्रेमी लोग थे, जो हिंदी की कविताएं गाया करते थे, जिनको कहीं ना कहीं से सुनने को मिली है और उन्हें याद है, तो उन हिंदी प्रेमियों ने भी लिख लिख कर इनको भेजा है, तो उनको भी इन्होंने शामिल किया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, विभिन्न हिंदी प्रेमियों द्वारा हिंदी प्रेमियों प्रेमियों ने कवियों के प्रेमियों के ने कवियों विभिन्न हिंदी प्रेमी, यहां ऐसा कर लो, हिंदी प्रेमी कवियों के विवरण, कवियों के विवरण। ठीक है, कवियों के विवरण इन्होंने इसमें जो है प्रस्तुत किए हैं, यानी कि जो हिंदी प्रेमी है उन्होंने विवरण भेजा है मित्र बंधुओं को, उसको भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, कुछ तथ्य देखते हैं। ठीक है, और तथ्य में क्या देखेंगे, नागरी प्रचारिणी सभा की खोज, की जो नागरी प्रचारिणी सभा थी, ठीक है, वो हिंदी के विकास के लिए खोज कार्य चलाया था उन्होंने, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा खोज कार्य जो चलाया गया था, उस खोज कार्य को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा की खोज, सभा के खोज कार्य, नागरी प्रचारिणी सभा के खोज कार्य। ठीक, ये इस तरीके से आप लिखेंगे, खोज कार्य। तो खोज कार्य में कब से कब तक चला है ये आप देखेंगे। तो पहला जो है क्या लिखेंगे हम लोग, पहला जो खोज कार्य चला है 1900 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक। ठीक है, ये पहला खोज कार्य चला है, जिसके निरीक्षक 1900 से 1908 ईस्वी तक खोज कार्य के निरीक्षक कौन थे, तो क्या बताएंगे, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो ये पहला खोज कार्य कब चला है, 1900 से 1908 ईस्वी तक चला है, और जिसके निरीक्षक रहे हैं श्याम सुंदर दास। दूसरा खोज कार्य कब से कब तक चला है, तो बताएंगे, दूसरा खोज कार्य जो है, द्वितीय खोज कार्य कब से कब तक चला है, तो 1908 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक। ठीक है, और निरीक्षक की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, सीधे सीधे ऐसे ही लिखेंगे निरीक्षक। तो निरीक्षक में कौन कौन रहे हैं, तो इसमें दोनों भाई रहे हैं, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है ना, तो निरीक्षक में क्या लिखेंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र व श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, क्लियर है ना। तो ये चीजें रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंटेंट बेहतर लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन्होंने जो एक और ग्रंथ की रचना की है, एक तो इन्होंने मित्रबंधु विनोद लिखा है,
दूसरा आप लोगों ने देखा था हिंदी नवरत्न, ठीक है, हिंदी नवरत्न शायद हम लोगों ने इससे पहले लिख भी लिया है। अ, हाँ, मित्र बंधु विनोद से पहले इन्होंने हिंदी नवरत्न की जो है, ठीक है, हिंदी नवरत्न। तो अब हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं हिंदी नवरत्न के बारे में। हिंदी नवरत्न, तो हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ रहा है, इसमें कितने कवियों का विवरण किया गया है, तो आप बताएंगे क्या? हिंदी नवरत्न एक तो 1910 में ये लिखा गया, 1910 ईस्वी में 9 कवियों का वर्णन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 9 कवियों का, 9 कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। नंबर 1 की बात, 9 कवियों का वर्णन। कौन कौन से 9 कवि है, तो यहाँ हम लोग लिखते चले 9 कवि कौन कौन से रहे हैं, तो ये आप देखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक है। नंबर 2 में लिखेंगे सूरदास, 3 में लिख लीजिए कबीरदास, तुलसी सूर कबीर बिहारी, कबीर तुलसी सूर कबीर देव, कबीर देव बिहारी, तुलसी सूर कबीर देव बिहारी। फिर 6 में लिखेंगे त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु, त्रिपाठी बंधु में कौन कौन आते हैं, तो आप बताएंगे भूषण, भूषण व मतिराम, भूषण व मतिराम, ठीक है, ये तिकुआपुर के रहने वाले थे। फिर 6 हो गया। नंबर 7 में कौन लिखेंगे? केशवदास, केशवदास, 5 6 7। और 8वें में क्या लिखेंगे? 8वें में लिखेंगे चंद, एक कवि है चंद। और 9वें में लिखेंगे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ये जो है 9 कवियों का इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है 9 कवियों का उल्लेख? तो बताएंगे नवरत्न। कौन से? हिंदी नवरत्न में हिंदी के 9 कवियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से कवि है? तुलसी सूर कबीर देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, फिर केशवदास, फिर चंद्र, और चंद्र के बाद हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इन 9 कवियों का उल्लेख इन्होंने हिंदी नवरत्न में किया था। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंटेंट बहुत ही बेहतर लगा होगा, और यकीनन ये सारा का सारा कंटेंट परीक्षा उपयोगी है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, और जो भी चीजें आपको नहीं आ रही है नोट करते रहिएगा। और यहाँ पर जो है ये हिंदी टीजीटी पीजीटी की जो है अध्ययन और रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिए। अध्ययन और रिवीजन सीरीज, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं, और जो पढ़ चुके हैं वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आपको निश्चित ही इसका लाभ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब मित्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन, ठीक। मित्र बंधुओं का काल विभाजन, तो काल विभाजन देख लेते हैं। आइए काल विभाजन देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, तो इन्होंने जो है जो काल विभाजन किया है वो 8 खंडों में, कितने? 8 काल खंडों में, ठीक है ना। 8 काल खंडों में इन्होंने, तो 8 काल खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है। तो इसको कौन कौन से नाम से इन्होंने किया है, तो ये देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कुछ काल खंडों को। तो सबसे पहला इन्होंने जब कालखंड किया है उसे कहा है आरंभिक काल। क्या कहा है? आरंभिक काल। और इस आरंभिक काल की समय सीमा कितनी मानी है, तो बताएंगे 700 विक्रम संवत से, 700 विक्रम संवत से लेकर, यहां सीधे ऐसे लिखो, 700 से 1444 विक्रम संवत, विक्रम संवत तक, ठीक है। फिर अब इन्होंने गलतियां क्या किया कि इसका 2 कालखंडों में विभाजन कर दिया। एक तो पूर्व आरंभिक कालखंड, और दूसरा कहा इन्होंने इसे उत्तर आरंभिक कालखंड, ठीक है। अगर इसके समय सीमा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, तो इसका जो है 700 से
1343 और उत्तर आरंभिक काल को कितने से माना है? 1344 से लेकर 1444 विक्रम संवत तक। ठीक है, विक्रम संवत तक। ठीक है ना। दूसरा क्या कहा है? माध्यमिक काल। तो दूसरा कालखंड जो कहा है माध्यमिक काल, दूसरे कालखंड को क्या कहा है? माध्यमिक काल इन्होंने कहा है। और इस माध्यमिक काल की जो समय सीमा मानी है वो 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। ठीक है, फिर इसको इन्होंने दो भागों में ही विभाजित कर दिया है, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। ठीक है, तीसरा इन्होंने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। ठीक है, अलंकृत काल कहा है। तो तीसरे कालखंड को क्या कहा है इन्होंने? अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल। और अलंकृत काल की समय सीमा कितनी मानी है? तो बताएंगे 1681 से लेकर 1681 से लेकर इन्होंने माना है 1889 विक्रम संवत, 1889 विक्रम संवत। और इसी में इन्होंने फिर कहा है पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है ना। चलिए, चौथा इन्होंने क्या कह दिया? फिर इन्होंने इसी में कहा है परिवर्तन काल। अगला कहा है परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी मानी है इन्होंने? तो 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत, 1925 विक्रम संवत तक इन्होंने मानी है। किसके? परिवर्तन काल की मान ली है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने माना है, पांचवा माना है इसमें वर्तमान काल। वर्तमान काल। और वर्तमान काल का इन्होंने जो समय सीमा मानी है कितनी मानी है? 1925 से लेकर विक्रम संवत से लेकर 1925 विक्रम संवत से लेकर संवत से अब तक, से अब तक, अब तक। ठीक है, तो ये इन्होंने इतना कालखंड किया है। ठीक है ना। क्लियर है। अब जो है इसी में जो इन्होंने दोहरे नामकरण किए हैं, दोहरे कालखंड का विभाजन किया है, तो उनको इसमें काउंट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 8 बन जाते हैं। ठीक है, अब उक्त कमियां होने के कारण कि जो है इसमें कमियां क्या रही हैं, तो क्या बताएंगे? इनका काल विभाजन क्या बताओगे? काल विभाजन, पहली बात तो काल विभाजन ग्रियर्सन, जो ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था, उन्होंने 12 कालखंडों में किया था, ठीक ना। तो इनका काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा विकसित माना जाता है। विकसित माना जाता है, माना जाता है, परंतु दोहरा काल विभाजन, परंतु दोहरा काल विभाजन, काल विभाजन होने के कारण इसे काल विभाजन की, इसे काल विभाजन की मान्यता नहीं है। ये बात है कि जो इन्होंने काल विभाजन किया है, ठीक है, काल विभाजन तो इन्होंने किया, और इनका काल विभाजन जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की अपेक्षा क्या है? अधिक प्रौढ़ है, अधिक विकसित है। लेकिन दोहरा जो है इन्होंने काल विभाजन कर दिया, उनका नामकरण कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इस काल विभाजन को भी जो है ऐतिहासिक रूप से मान्यता, काल विभाजन की मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, ये कमियां इसमें है। और कुछ कमियां हैं इसमें ग्रंथ में, और क्या क्या कमी है तो इनको देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इसमें और दिक्कतें हैं, कि और क्या क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। तो बताएंगे इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश साहित्य को शामिल करना,
ये इनकी कमी है। ठीक है, ठीक है, एक तो दोहरा कालखंड का विभाजन, दूसरा ये हो गया। ठीक है, और चीजें देखते हैं, और चीजें इसमें देखते हैं। प्रथम कवि की बात करें अगर, तो मित्र बंधुओं द्वारा प्रथम कवि, तो यहीं पर यहां देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं ने मित्र बंधुओं ने सारंगधर, सारंगधर, जो कि ब्रजभाषा के कवि थे, ब्रजभाषा, सारंगधर को सारंगधर को पहला कवि माना है, सारंगधर को पहला कवि माना, कवि माना है। फिर इन्होंने इन्होंने गोरखनाथ को, इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य, प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया है, लेखक स्वीकार किया। ठीक है, ये बात रही है कि इन्होंने जो है, एक तो पहली बात जो ब्रजभाषा के कवि सारंगधर रहे उनको इन्होंने हिंदी का पहला कवि मान लिया है, और दूसरी बात ये रही है कि इन्होंने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये महत्वपूर्ण है, गद्य लेखक माना है, जो कि स्वीकार किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब इन्हीं के इनके संदर्भ में कथन, चलिए आगे देखते हैं। नामवर सिंह ने मित्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का हिंदी हिंदी साहित्य का पंचांग, ठीक है, क्या कहा है? तो कहेंगे पंचांग कहा है, ठीक है। जो नामवर सिंह है, इन्होंने मित्रबंधु विनोद को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात हो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कोई कथन ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शुक्ल जी का कोई कथन ना रहा हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब इनके जो है, इन्होंने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इन्होंने मित्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता तथा इनके ग्रंथ को क्या माना है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, या फिर प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। इन्होंने कहा है, एक तो मित्र बंधुओं को कहा है कि ये बहुत ही परिश्रमी संकलन करता है, कि इन्होंने इतनी मेहनत से इतने सारे कवियों का संकलन किया है, उल्लेख किया है। 5000 कवियों को खोजना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और उनकी रचनाओं का संकलन करना बहुत बड़ी बात है। और इनके जो ग्रंथ है इनका, उसको क्या कहा है? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, ठीक है। और क्या है? और इसी को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं, शुक्ल जी
स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं कि, स्वीकार करते हैं मैंने कि मैंने कवियों के परिचयात्मक परिचय परिचयात्मक परिचयात्मक विवरण परिचयात्मक विवरण प्रायः प्रायः मित्र बंधु विनोद मित्र बंधु विनोद से मित्र बंधु विनोद से लिए हैं, से लिए है। ठीक है, तो ये जो है हमारा मित्र बंधु विनोद कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर कंटेंट लगा होगा कि मित्र बंधु विनोद से संबंधित सारे तथ्य यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इससे बाहर मित्र बंधु विनोद से कुछ भी नहीं आएगा। या हम ये कहें कि जितना भी हम लोग साहित्य इतिहास लेखन का अध्ययन कर रहे हैं, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप जो भी तथ्य आएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात हो या फिर हिंदी साहित्य की बात हो, सारे के सारे तथ्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यकीनन आपको यहाँ पर कंटेंट बहुत ही बेहतर परीक्षा उपयोगी कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोग हमारे साथ अध्ययन करने के लिए, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट बेहतर लग रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप जो है कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुझाव दीजिए, आपके लिए मंच खुला हुआ है। कोई भी सुझाव है या फिर किसी भी कंटेंट या टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो जरूर प्रदान कराएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और अध्ययन करते रहें, क्योंकि परीक्षा कभी भी हो सकती है। ठीक है, अध्ययन जरूर करते रहें, कहीं से भी कीजिए लेकिन अध्ययन जरूर कीजिए। और रिवीजन आप या अध्ययन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।